हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने परमेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट की भी बात कर ली थी और उसके साथ ही हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे रिलेटेड टू दी कंसेप्ट ऑफ परमेबिलिटी। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगले चैप्टर की बात करेंगे आज, और वो बात होगी एक कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस की। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जो है आपके कंसोलिडेशन का या फिर शेयर स्ट्रेंथ का या फिर उसके बाद अर्थ प्रेशर थियरी, ये सारे चैप्टर्स डिपेंड करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस के कंसेप्ट पे। तो उन चैप्टर्स पे तो जब पहुंचेंगे हम तब उन चैप्टर्स की बात करेंगे, उनके कंसेप्ट की बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन किस प्रकार से होता है, और भी कई सारी बातें यहां पर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को शुरुआत करते हैं। ये आपका एक नया चैप्टर है, इसमें से भी ऑलमोस्ट हर साल एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डायरेक्टली इफेक्टिव स्ट्रेस के कंसेप्ट से। तो क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, जरा ध्यान से समझते हैं। चलिए जरा देखिएगा, एक बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग चालू करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस को समझना। जैसे सपोज करिए मेरे पास एक ये सॉइल का सैंपल है, मेरे पास एक ये सॉइल का सैंपल है विच इज इन अ 3 फेज सिस्टम। ये सॉइल अभी मेरी 3 फेज सिस्टम में है, सपोज करिए, विच कंटेन्स एयर, वाटर एज वेल एज सॉलिड्स। एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड्स भी है। ठीक है भाई, ये है कहानी। ये मेरे पास एक सॉइल है विच इज इन अ 3 फेज सिस्टम। कोई वेट होगा इसका, कुछ वॉल्यूम होगा, वगैरह वगैरह। अब इस सॉइल के ऊपर में कोई लोड आया या स्ट्रेस जनरेट हुआ, इस सॉइल के ऊपर में किसी कारणवश कोई स्ट्रेस आया, तो कायदा तो ये कहता है कि भैया मेरी सॉइल 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो जो सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आ रहा है कायदे से वो स्ट्रेस इन तीनों को मिलके कैरी करना चाहिए। भाई जो भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है सॉइल के ऊपर में, उस स्ट्रेस का एक हिस्सा हवा बियर करे, एक हिस्सा पानी बियर करे और एक हिस्सा सॉलिड्स बियर करे। सीधी सिंपल सी बात है। भाई अगर सॉइल 3 चीजों से मिलकर बनी है तो इन तीनों की जवाबदारी बनती है, इन तीनों की जिम्मेदारी बनती है सॉइल को सपोर्ट करने की। तो अगर सॉइल के ऊपर में कोई स्ट्रेस जनरेट हुआ है, अगर सॉइल स्ट्रेस कंडीशन में है, तो वो स्ट्रेस कायदे से इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। कायदा तो यही कह रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूं एयर, वाटर और सॉलिड्स की, ये मेरी सॉइल जिन 3 चीजों से मिलकर बनी है, अगर मैं इन तीनों का बिहेवियर देखूं, भाई मेरी सॉइल के अंदर में एयर मौजूद है, वाटर मौजूद है और सॉलिड्स मौजूद है। एयर भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है और सॉलिड्स भी मौजूद है। अगर इन तीनों के नेचर और बिहेवियर की बात करें तो हम ये पाते हैं कि ये जो एयर है ना, एयर के पास सबसे ज्यादा फ्लूइड वाला बिहेवियर है। मतलब मैं बोलूंगा इट इज हैविंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी। एयर के पास सबसे ज्यादा फ्लूइड वाला बिहेवियर है एंड सॉलिड्स आर हैविंग ऑलमोस्ट जीरो फ्लूइडिटी। सॉलिड्स की फ्लूइडिटी जीरो होती है, वाटर की फ्लूइडिटी एयर और सॉलिड के बीच में हो। ये सब फ्लूइडिटी इल्यूडिटी जो बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आपको याद नहीं करनी है सारी बातें, सिर्फ सुनिएगा अभी ध्यान से। तो कायदा ये था कि भाई 3 चीजें हैं सॉइल के अंदर में, तो सॉइल के ऊपर में जो स्ट्रेस वगैरह आ रहा है, वो स्ट्रेस का कुछ हिस्सा एयर की जवाबदारी बननी थी। एयर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हाँ भाई मैं सॉइल के अंदर का पार्ट हूं, तो मैं सॉइल को सपोर्ट करूंगा। यही चीज वाटर के साथ होनी थी और यही चीज सॉलिड्स के साथ होनी थी कि भाई एयर बोलती कि भाई मैं सॉइल के साथ हूं तो मैं सॉइल का सपोर्ट करूंगी। पानी भी यही बोलेगा कि भाई मैं भी सॉइल का हिस्सा हूं तो मैं भी सॉइल को सपोर्ट करूंगा। सॉलिड्स भी यही कहेंगे कि भैया मैं भी सॉइल का हिस्सा हूं तो मैं भी सॉइल को सपोर्ट करूंगा। कायदा तो यही होना चाहिए था। लेकिन एयर की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है, द फ्लूइडिटी ऑफ द एयर इज मैक्सिमम। और जिस मटेरियल की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो होती है या नेग्लिजिबल होती है। भाई फ्लूइड का तो डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ा हुआ है, अ मटेरियल विच इज हैविंग अ जीरो या फिर नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ।
एक ऐसा मटेरियल जिसकी शेयर स्ट्रेंथ 0 होती है या नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ होती है, उस मटेरियल को हम कहते हैं फ्लूइड। तो एयर की फ्लूइडिटी मैक्सिमम है, मतलब एयर की शेयर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 0 है। एयर की शेयर स्ट्रेंथ 0 है, इसका मतलब वो किसी भी प्रकार का लोड या स्ट्रेस लेने में सक्षम नहीं है। द एयर कैनॉट बियर एनी काइंड ऑफ लोड और इट कैनॉट बियर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। जब एयर स्ट्रेस और लोड झेल ही नहीं सकती है अपने ऊपर, तो जैसे ही सॉइल के ऊपर में कोई लोड आता है, जैसे ही सॉइल के ऊपर में कोई स्ट्रेस आता है, सबसे पहली चीज हवा होती है जो इस सॉइल का साथ छोड़ के चली जाती है। मैदान से सबसे पहले कौन भागता है? जो सबसे कमजोर होता है। इस सॉइल के अंदर में सबसे कमजोर चीज जो है, जो सबसे कमजोर कड़ी है इस सॉइल की, वो हवा है। जैसे ही कोई लोड या जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा सॉइल के ऊपर में, सबसे पहला काम यह होगा कि इस सॉइल के अंदर की जो एयर है वो एक्सपेल आउट कर जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। इसका मतलब एयर किसी भी प्रकार का लोड या स्ट्रेस बियर नहीं करेगी। अगर करती, अगर ये एयर कुछ स्ट्रेस या कुछ लोड बियर करती, तो वो सॉइल के साथ रहती। ये एयर सॉइल के साथ तभी तक है जब तक सॉइल के ऊपर में कोई लोडिंग नहीं है। जैसे ही आपने सॉइल के ऊपर में लोड लगाया, सबसे पहले इस सॉइल के अंदर की एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी। और इस एयर के बाहर निकलने की प्रोसेस को हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज कॉम्पैक्शन। लेकिन अभी फिलहाल में हमको इतना मानना है कि इफ एनी काइंड ऑफ लोड या स्ट्रेस कम्स ओवर द सॉइल, तो सबसे पहले द एयर विल एक्सपेल आउट। और अगर एयर बाहर चली गई तो उसका रोल खत्म हो गया, वो किसी भी प्रकार का लोड या स्ट्रेस बियर नहीं करेगी। तो बचे सिर्फ दो लोग, पानी और सॉलिड्स। तो सॉइल के ऊपर में जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, टोटल स्ट्रेस क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में ये मानिए कि आ रहा है सॉइल के ऊपर में कुछ स्ट्रेस। अब सॉइल के ऊपर में अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो उस स्ट्रेस को संभालने की जिम्मेदारी दो ही लोगों के पास बची। हवा तो साथ छोड़ के जा चुकी है सॉइल का, तो अब तो दो ही लोग बचे हैं सॉइल के अंदर में, पानी और सॉलिड्स। तो अब सॉइल के ऊपर में जो स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस को संभालने की जवाबदारी दो लोगों के पास थी। तो उस स्ट्रेस का एक हिस्सा पानी अपने ऊपर में कैरी करेगा और बचा हुआ हिस्सा सॉलिड्स के पास जाएगा। यही होना चाहिए। सॉइल के ऊपर में जो भी टोटल स्ट्रेस आया, एयर तो साथ छोड़ के जा चुकी है, अब बचे हैं सॉलिड्स और वाटर। तो सॉइल के ऊपर में जो भी टोटल स्ट्रेस आ रहा है, उस टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा जाएगा पानी के पास और एक हिस्सा जाएगा सॉलिड्स के पास। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है, पानी भी बहुत ज्यादा समय तक साथ नहीं देगा। पानी के पास भी तो फ्लूइडिक नेचर है। हां, शुरुआत में एयर जैसा धोखा तो नहीं देगा। शुरुआत में तो पानी सॉलिड से बोलेगा कि हां मैं तुम्हारे साथ हूं, अपन दोनों मिलकर सॉइल के ऊपर में आने वाले स्ट्रेस को बियर करेंगे। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, पानी की ताकत भी जवाब देने लगेगी और धीमे धीमे पानी भी मैदान छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो अल्टीमेटली सॉइल के ऊपर में आने वाला टोटल स्ट्रेस आगे ना पीछे किसके ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा? फाइनली सॉलिड्स के ऊपर में हो जाएगा। हां, लेकिन शुरुआत में सॉइल के ऊपर में आने वाला टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा पानी के ऊपर में जा रहा है और एक हिस्सा जा रहा है सॉलिड्स के पास। ये बात यहां तक की जो कहानी मैंने सुनाई पिछले 5-10 मिनट में, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो जरा इसी बात को हम लिख भी लेते हैं, क्या बात हुई। तो मैंने आपसे कहा कि सॉइल के ऊपर में जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है, द टोटल स्ट्रेस ऑन सॉइल, क्यों आया ये टोटल स्ट्रेस मैं बताऊंगा आपको। टोटल स्ट्रेस ऑन सॉइल विल बी इक्वल टू स्ट्रेस कैरीड बाय वाटर प्लस स्ट्रेस कैरीड बाय सॉलिड पार्टिकल्स। यही होना चाहिए। सॉइल के ऊपर में जो भी टोटल स्ट्रेस आ रहा है, उस टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा सॉलिड्स के पास जा रहा है और एक हिस्सा जा रहा है पानी के पास। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि जो भी टोटल स्ट्रेस सॉइल के ऊपर में आया है, उस टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा पानी के पास
और एक हिस्सा जाएगा सॉलिड्स के पास। कायदे से तो हवा के पास भी जाना चाहिए था, लेकिन हवा ने तो हाथ खड़े कर दिए। हवा बोली कि मैं संभालूंगी ही नहीं किसी प्रकार का स्ट्रेस, मैं तो जा रही हूं तुम्हारा साथ छोड़ के। एयर चली गई बाहर, बचे दो प्राणी, पानी और सॉलिड्स। पानी ने बोला कि भैया मैं हूं तुम्हारे साथ, दूंगा मैं तुम्हारा साथ। ऐसा सॉलिड के साथ, ऐसा सॉलिड के लिए बोला उसने। सॉलिड से पानी ने कहा कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, चलो अपन दोनों मिलकर स्ट्रेस को बियर करते हैं। लेकिन पानी बेचारा कब तक सहन कर पाता, पानी का भी तो शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। तो समय के साथ धीमे धीमे पानी बेचारा भी सॉइल का साथ छोड़ देगा, और अल्टीमेटली जो सॉइल के ऊपर में टोटल स्ट्रेस आ रहा था वो पूरा पूरा धीमे धीमे करते 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 अल्टीमेटली किसके ऊपर में ट्रांसफर हो जाएगा, सॉलिड्स के ऊपर में हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ये बनी मेरे पास कि टोटल स्ट्रेस ऑन द सॉइल इज इक्वल टू द स्ट्रेस कैरीड बाय द वाटर प्लस स्ट्रेस कैरीड बाय द सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहां से कहानी ये आती है कि वो हिस्सा टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो पानी कैरी कर रहा है अपने साथ, इसको मैं कहता हूं न्यूट्रल स्ट्रेस। इसको मैं कहता हूं न्यूट्रल स्ट्रेस, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पोर वाटर प्रेशर। इसका दूसरा नाम होता है पोर वाटर प्रेशर। इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल स्ट्रेस विच इज कैरीड बाय द वाटर। टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो पानी कैरी कर रहा है अपने ऊपर में, उसको कहते हैं न्यूट्रल स्ट्रेस या फिर पोर वाटर प्रेशर। और टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो सॉलिड्स कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर में, इसको कहते हैं इंटरग्रैनुलर स्ट्रेसेस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहता है इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। और इसी इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस का दूसरा नाम होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। इसी इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस का दूसरा नाम होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस को इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों कहते हैं, पोर वाटर प्रेशर को न्यूट्रल स्ट्रेस क्यों कहते हैं, सब बातें होंगी। लेकिन अभी सिर्फ सुनते चलिए और सिर्फ समझते चलिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे केसेस हम यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, सिर्फ सुनते चलिएगा, मजा आएगा इस चैप्टर में आपको। तो सॉइल के ऊपर में आने वाला टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा पानी के पास गया और एक हिस्सा गया सॉलिड्स के पास। टोटल स्ट्रेस का वो हिस्सा जो पानी के पास गया उसको मैंने कहा न्यूट्रल स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर, और जो हिस्सा सॉलिड्स के पास गया उसको मैंने कहा इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर इंटरग्रैनुलर स्ट्रेस। चलो यहां तक की तो बात समझ में आई, लेकिन अभी भी हमको एक बात समझनी है कि सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस आया क्यों। ऐसे कौन कौन से कारण थे जो सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं, ये बात करें पहले। फिर उसके बाद वो टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन देखेंगे कि टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फिर उस टोटल स्ट्रेस को कैसे डिवाइड करेंगे हम पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस में, ये भी देख लेंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अभी स्ट्रेस कैरीड बाय द वाटर और स्ट्रेस कैरीड बाय द सॉलिड पार्टिकल के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाइए। सबसे पहला काम तो ये है ना कि भैया टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करें। टोटल स्ट्रेस पता चलेगा तभी ना हम उसको डिवाइड कर पाएंगे पानी पे और सॉलिड्स पे। तो पहले तो टोटल स्ट्रेस निकालना पता करें कि भाई टोटल स्ट्रेस आ क्यों रहा है। एक बार टोटल स्ट्रेस की कहानी पता चल जाए फिर उसको डिवाइड करते रहेंगे, एक हिस्सा पानी के ऊपर में, एक हिस्सा सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर में। लेकिन अभी फिलहाल में अवर मेन एम इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस। सॉइल के ऊपर में आने वाला टोटल स्ट्रेस क्या होता है ये कैलकुलेट करते हैं अपन जरा, उसके बाद फिर आगे की कहानी देखेंगे। चलिए जरा तो बात करते हैं टोटल स्ट्रेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल स्ट्रेस क्या होता है ये देखते हैं। टोटल स्ट्रेस ऑन दी सॉइल, सॉइल के ऊपर में आने वाला टोटल स्ट्रेस की बात करने जा रहा हूं, और इस टोटल स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिग्मा से। दिस टोटल स्ट्रेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। क्यों आया ये टोटल स्ट्रेस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस, सॉइल के ऊपर में आने वाला टोटल स्ट्रेस के पीछे दो ही कारण होते हैं सिर्फ। पहला कारण होगा सॉइल का खुद का वेट, द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस।
and the second one will be the surcharge या overburden या any construction done over the soil. पहला कारण क्या टोटल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने का, सॉइल के ऊपर सॉइल का खुद का वेट, द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टोटल स्ट्रेस. कैसे मैं बताऊंगा. और दूसरा फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है टोटल स्ट्रेस के लिए वो है सॉइल के ऊपर किया गया किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन, जिसको मैं ओवरबर्डन भी कह दूंगा या फिर सरचार्ज भी कह दूंगा. तो यहां पर बात करें सबसे पहले रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेस. रीजन फॉर टोटल स्ट्रेस. टोटल स्ट्रेस क्यों आया. तो टोटल स्ट्रेस आया दो कारणों से. पहला कारण ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल. ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल. ये कैसे होगा मैं बताऊंगा. सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. और दूसरा है ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन ओवर द सॉइल. ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन ओवर द सॉइल. ये दो कारण होते हैं सॉइल के ऊपर में टोटल स्ट्रेस जनरेट होने के. सॉइल के ऊपर में अगर कभी कोई स्ट्रेस आया है तो उस स्ट्रेस आने के पीछे यही दो कारण बनेंगे, या तो सॉइल का खुद का वेट या सॉइल के ऊपर में किया गया किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन. इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं होता. कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता सॉइल के ऊपर में स्ट्रेस जनरेशन का. आइदर द स्ट्रेस विल बी जनरेटेड ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल एंड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन डन ओवर द सॉइल. अभी फिलहाल में हम इन दोनों में से सिर्फ इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे. इस पूरे चैप्टर में अभी फिलहाल में हम सिर्फ ये कंसीडर करेंगे कि सॉइल के ऊपर में जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है दैट इज ओनली ड्यू टू सेल्फ वेट. अभी फिलहाल में तो यही मानेंगे. फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह करना सीखेंगे, कंसोलिडेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे. लेकिन अभी फिलहाल में हम यही मान रहे हैं कि सॉइल के ऊपर में जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल. कैसे सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल टोटल स्ट्रेस जनरेट करता है, क्या करता है, जरा देखिएगा. ये दो बातें क्लियर हो गई. तो हम बात कर रहे हैं टोटल स्ट्रेस के कैलकुलेशन की. एक बार टोटल स्ट्रेस समझ में आ जाए उसके बाद हम पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस सीखते रहेंगे. भाई पहला काम तो टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करने का होगा ना. एक बार टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी उसके बाद उस टोटल स्ट्रेस के एक हिस्से को पानी के ऊपर में ट्रांसफर कर देंगे और उसको नाम दे देंगे पोर वाटर प्रेशर, और एक हिस्से को सॉलिड्स के ऊपर में ट्रांसफर कर देंगे और उसको नाम दे देंगे इफेक्टिव स्ट्रेस का. लेकिन पहले टोटल स्ट्रेस निकालना सीखें. तो टोटल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होगा, क्या तरीका होगा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस, जरा ध्यान से देखिएगा. और मैं टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन देखूंगा सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, दैट इज ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल. अभी फिलहाल में हम सॉइल के ऊपर में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं. हम सॉइल के ऊपर में किसी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं. हम सॉइल के ऊपर में आने वाले टोटल स्ट्रेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण जान रहे हैं अभी, दैट इज सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल. कैसे काम करता है ये सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल के कारण, कैसे टोटल स्ट्रेस जनरेट होता है, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम. जैसे सपोज करिए ये मेरा एक ग्राउंड लेवल है और इसके नीचे सॉइल है. दिस इज माय ग्राउंड लेवल. ये मेरा ग्राउंड लेवल है. ठीक है. मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड से Z डेप्थ नीचे, ग्राउंड से Z डेप्थ नीचे एक सॉइल की लेयर है. मैंने ये लेयर कंसीडर करी. ग्राउंड से Z डेप्थ नीचे ये एक सॉइल की लेयर है. एक लेयर है मतलब इसके बीच में भी सॉइल ही है, लेकिन मैंने जिस लेयर को कंसीडर किया मैं उसकी बात कर रहा हूं. ग्राउंड से Z डेप्थ नीचे मैंने सॉइल की एक लेयर कंसीडर करी. सपोज करिए इस लेयर को मैंने नाम दिया लेयर नंबर 1. मैंने इस लेयर को नाम दिया लेयर नंबर 1.
अब एक बात बताइएगा, इस ग्राउंड के ऊपर में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन वाली बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सॉइल के ऊपर में टोटल स्ट्रेस प्रोड्यूस करा रहा हूं उसके खुद के वेट के कारण से। भाई टोटल स्ट्रेस दो कारणों से जनरेट होता था, खुद का सॉइल का खुद का वेट और सॉइल के ऊपर में किया गया कोई कंस्ट्रक्शन। तो सॉइल के ऊपर में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूं, तो सॉइल के ऊपर में जो टोटल स्ट्रेस आ रहा है उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है सॉइल का खुद का वेट। तो जरा देखिएगा, ये जो लेयर है जिसको मैं लेयर नंबर 1 कह रहा हूं, इस लेयर ने अपने ऊपर जेड डेप्थ की सॉइल सपोर्ट कर रखी है। बताइए, ये जो लेयर आपको दिख रही है लेयर नंबर 1, इस लेयर ने अपने ऊपर जेड डेप्थ की सॉइल को सपोर्ट कर रखा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल कर रखा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी सॉइल का वेट, जेड डेप्थ की सॉइल का वेट इस लेयर नंबर 1 पे आ रहा होगा? लेयर नंबर 1 जो आपको यहां पर दिख रही है, दिस लेयर कैन बी सपोज्ड टू सपोर्ट द सॉइल ऑफ जेड थिकनेस। इसलिए ये लेयर जो आपको दिख रही है लेयर नंबर 1, इस लेयर ने अपने ऊपर जेड डेप्थ की सॉइल को सपोर्ट कर रखा है। तो इसका मतलब है जेड डेप्थ की सॉइल का जो वेट है वो इस लेयर के ऊपर में आ रहा होगा। जेड डेप्थ की सॉइल का जो वेट है वो इस वाली लेयर के ऊपर में आ रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से। दिस इज द वेट ऑफ सॉइल। कौन सी सॉइल? ग्राउंड लेवल से लेके जेड डेप्थ तक जो ये पूरी मिट्टी थी, इस पूरी मिट्टी का वेट इस लेयर नंबर 1 पे आ रहा था। तो इसके कारण स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा? इस लेयर नंबर 1 पे स्ट्रेस आएगा कि नहीं इस मिट्टी के वेट के कारण? यही तो है टोटल स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट। यही तो पढ़ना हमको कि सॉइल का सेल्फ वेट टोटल स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक ओवरव्यू तो मिला आपको कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, कि भाई सॉइल कोई सी भी रैंडम लेयर ले ली मैंने, कोई से भी एक रैंडम लेयर ले ली मैंने ग्राउंड के नीचे, उस रैंडम लेयर के ऊपर वाली जितनी भी सॉइल रही होगी उस पूरी सॉइल का वेट इस रैंडम लेयर पे आएगा। और इस रैंडम लेयर पे जब इसके ऊपर वाली पूरी सॉइल का वेट आएगा तो इस रैंडम लेयर पे स्ट्रेस जनरेट होगा, और वही स्ट्रेस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा, देखिएगा कैसे करेंगे। सपोज करिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, दिस इज माय ग्राउंड लेवल। मैंने क्या किया, मैंने ग्राउंड लेवल से जेड डेप्थ पर, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहा हूं मैं, जेड डेप्थ पर एक सॉइल का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। ग्राउंड से जेड डेप्थ नीचे मैंने सॉइल का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का एक छोटा सा एलिमेंट है। इसके अगल बगल का अभी कुछ भी मत देखो, आपको दिमाग में सिर्फ इस एलिमेंट को देखना है, सिर्फ इस एलिमेंट पे कंसीडर करिए। इसके अगल, इसके दाएं, इसके बाएं कुछ भी नहीं है। मैंने तो ग्राउंड लेवल से जेड डेप्थ पर एक छोटा सा सॉइल का एलिमेंट कंसीडर किया। अब जरा बताइएगा, जरा देखिएगा और सोचिएगा कि ये जो एलिमेंट है, क्या इस एलिमेंट ने अपने ऊपर इतनी डेप्थ की सॉइल को होल्ड कर रखा है? इस एलिमेंट ने अपने ऊपर इतनी हाइट की सॉइल को सपोर्ट कर रखा है? कितने हाइट की सॉइल है? जेड हाइट की सॉइल। ये जो एलिमेंट था, इस एलिमेंट का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सपोज करिए दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। द डेप्थ ऑफ द सॉइल सपोर्टेड ओवर दिस स्मॉल एलिमेंट इज जेड। अगर मैं यहां पर बोलूं डेप्थ ऑफ सॉइल सपोर्टेड over a small element
तो मैं बोल सकता हूं that is Z. Z is the depth of the soil which is supported over this small element. इस सॉइल का वॉल्यूम कितना होगा जो इस एलिमेंट के ऊपर में सपोर्टेड है। भाई ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसने अपने ऊपर इतने वेट की सॉइल को सपोर्ट कर रखा है, तो इतनी सॉइल का वेट कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम निकाल लूं और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, यही ना होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं वेट ऑफ सॉइल सपोर्टेड बाय स्मॉल एलिमेंट, द वेट ऑफ द सॉइल दैट इज सपोर्टेड बाय स्मॉल एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट ने कितने वेट की सॉइल को सपोर्ट कर रखा है, तो वॉल्यूम कितना होगा उस सॉइल का। ये जो सॉइल यहां पर आपको दिख रही है इसका वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू जेड हो जाएगा। A इंटू जेड विल बी द वॉल्यूम, और इसको मल्टीप्लाई कर दू डेंसिटी से, दिस विल गिव यू द वेट ऑफ द सॉइल दैट इज बीइंग सपोर्टेड ओवर दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट ने अपने ऊपर में A इंटू जेड इंटू गामा बराबर की वेट की सॉइल को सपोर्ट कर रखा है। तो इस वेट के कारण स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ इस लेयर पे, देयरफॉर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? ए जेड गामा अपॉन एरिया कितना है? ए, कितना आ गया? गामा जेड। गामा जेड इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल। सॉइल अपने वेट के कारण जो टोटल स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है उसकी सिंपल वैल्यू है डेंसिटी ऑफ द सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ द सॉइल। ये डिराइव हो गया मेरे पास कि इस छोटे से एलिमेंट ने अपने ऊपर इतनी हाइट की सॉइल को सपोर्ट कर रखा था, तो इतनी हाइट की सॉइल का वेट कैसे निकालूं? तो वेट होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इतनी हाइट की जो सॉइल है उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए एरिया इंटू जेड थिकनेस। ए इंटू जेड वॉल्यूम है, उसको डेंसिटी गामा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इंटू जेड इंटू गामा मिल गया मुझे सॉइल का वेट। और इस वेट के कारण स्ट्रेस कितना जनरेट होगा? स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वेट एक फोर्स ही तो था, तो वेट अपॉन एरिया, वेट कितना निकला था मेरे पास? ए जेड गामा डिवाइडेड बाय एरिया, ए से ए कैंसिल हो गया, मिल गया मुझे गामा इंटू जेड। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल। सॉइल के सेल्फ वेट के कारण प्रोड्यूस हुआ टोटल स्ट्रेस होता है गामा इंटू जेड के बराबर। सिंपल सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक की बात आई होप आपको क्लियर हो गई कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस। ये तो अभी एक जनरल आइडिया दिया है मैंने, अभी आगे बहुत सारी बातें करेंगे। अब ये जो टोटल स्ट्रेस जनरेट हुआ है, इस टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा जाना चाहिए सॉलिड्स के ऊपर में और एक हिस्सा जाना चाहिए पानी के ऊपर में, क्योंकि दो ही लोग थे सॉइल के अंदर में जिन्होंने आगे बढ़ के बोला कि हम सपोर्ट करेंगे स्ट्रेस को। हवा तो जा चुकी थी बाहर, बचे थे दो लोग, पानी और सॉलिड्स। तो पानी ने सॉलिड से बोला कि भाई मैं तेरा साथ दूंगा, अपन दोनों मिलकर स्ट्रेस को बियर करते हैं। तो पानी ने टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा अपने ऊपर में कैरी कर लिया और बचा हुआ हिस्सा सॉलिड्स के पास दे दिया। दोनों मिलकर स्ट्रेस को कैरी कर रहे थे। कितने स्ट्रेस को कैरी कर रहे हैं दोनों लोग मिलके? गामा इंटू जेड बराबर के। इस स्ट्रेस का एक हिस्सा जाएगा पानी के ऊपर में, एक हिस्सा जाएगा सॉलिड्स के ऊपर में। कितना हिस्सा पानी के ऊपर में जाएगा, कितना हिस्सा सॉलिड्स के ऊपर में जाएगा, यही इस पूरे चैप्टर की समरी रहेगी। इस पूरे चैप्टर में हमको यही काम करना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल स्ट्रेस एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दैट टोटल स्ट्रेस over the water in the form of pore water pressure and the remaining portion over the solids in the form of effective stress। एक हिस्सा जाएगा पानी के ऊपर में पोर वाटर प्रेशर के रूप में, एक हिस्सा जाएगा सॉलिड्स के पास इफेक्टिव स्ट्रेस के रूप में। यही काम है हमारा। चलिए जरा देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो टोटल स्ट्रेस निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू जेड, वेयर गामा इज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल एंड जेड इज द थिकनेस ऑफ द सॉइल। अब इसको याद करने का देसी तरीका बताता हूं मैं, सिंपलेस्ट वे। इस पूरे चैप्टर में आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा भी केस आ जाए इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करने का, कैसा भी मतलब कैसा भी केस आ जाए, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं करना। आपको सिंपल लॉजिक से काम लेना है
और उस लॉजिक को आप अप्लाई करेंगे तो कठिन से कठिन सवाल भी होगा इफेक्टिव स्ट्रेस का, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। खैर सवाल तो अभी बहुत दूर है, क्वेश्चन तो अभी काफी दूर, टाइम लगेगा आपको, लेकिन अभी कंसेप्ट पे ध्यान देते चलिएगा। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, तीनों चीजें आप अपनी उंगलियों पे कैलकुलेट कर लेंगे। डायग्राम देख के आप सीधे बता देंगे टोटल स्ट्रेस कितना, पोर वाटर प्रेशर कितना, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है। लेकिन सबसे पहला काम है टोटल स्ट्रेस को कैलकुलेट करना। तो टोटल स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कैसा भी केस आ जाए, अभी तो मैं सबसे सिंपल केस ले रहा हूं आपके लिए। ये है मेरा ग्राउंड लेवल और यहां पर मान लीजिए मुझे इस लेयर पर टोटल स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एट लेयर दिस इज लेयर 1 और ये लेयर 1 ग्राउंड लेवल से लेट अस से Z डेप्थ नीचे सिचुएटेड। टोटल स्ट्रेस क्यों जनरेट हो रहा है? टोटल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉइल के सेल्फ वेट के कारण। सेल्फ वेट के अलावा कोई दूसरा कारण टोटल स्ट्रेस के जनरेशन के पीछे नहीं है। तो अगर ग्राउंड लेवल से Z डेप्थ नीचे मैंने ये लेयर अज्यूम करी है, तो इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाली लेयर के ऊपर में इतनी सॉइल का वेट आ रहा होगा और इतनी सॉइल के वेट के कारण ये लेयर के ऊपर में कुछ स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा और उसी स्ट्रेस को मैंने कहा है टोटल स्ट्रेस, है ना भैया। अभी सिर्फ टोटल स्ट्रेस निकालने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं हम। अभी मैं आपको पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस जैसी कोई भी बात नहीं बता रहा हूं। अभी हम सिर्फ टोटल स्ट्रेस निकालने पे कंसंट्रेट करेंगे, बाद में फिर हम इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने ये फॉर्मूला एक डिराइव किया था, ये डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ समझने का था कि टोटल स्ट्रेस होगा डेंसिटी ऑफ द सॉइल इनटू थिकनेस ऑफ द सॉइल के बराबर। ऐसे कुछ दिख रहा है, गामा इज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल एंड जेड इज द थिकनेस ऑफ द सॉइल। तो डेंसिटी को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल स्ट्रेस आ जाना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ दिख रहा है। चलिए, ये है मेरे पास सॉइल, दिस इज द सॉइल, ठीक है। मुझे इस लेयर 1 पर चाहिए है टोटल स्ट्रेस की वैल्यू। आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस एट दिस लेयर 1। इस लेयर पे जो टोटल स्ट्रेस आ रहा होगा वो किसके कारण आ रहा होगा? ग्राउंड लेवल से लेके लेयर 1 के बीच में जितनी भी सॉइल होगी वो पूरी सॉइल अपना वेट इस लेयर पर डाल रही होगी, तो इस लेयर 1 पर आएगा टोटल स्ट्रेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो एकदम सिंपल सा केस दिख रहा है। इस केस को अभी कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, वाटर टेबल भी ले आएंगे, सब कर देंगे। सिर्फ जो 2 लाइन में अभी आपके लिए बोल रहा हूं वो 2 लाइन एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। टोटल स्ट्रेस कैसा भी केस आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। टोटल स्ट्रेस निकालने का सीधा सिंपल सा तरीका समझिए। जिस लेयर पर आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, क्या बोला मैंने? जिस लेयर पर आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है, किस लेयर पे निकालना है मुझे? लेयर 1 पे। तो लेयर 1 पे आने वाले टोटल स्ट्रेस को मैंने नाम दे दिया सिग्मा 1 ऐसा कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है, ये स्ट्रेस को सिग्मा से लिखते हैं और लेयर 1 पे निकाल रहा हूं इसलिए सिग्मा 1 लिख दिया मैंने। आपका मन हो तो सिर्फ सिग्मा लिख देना, कोई गलत नहीं करेगा। अब सुनिए, सिर्फ जो 2 लाइन में बोल रहा हूं वो 2 लाइन अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कैसा भी केस आएगा टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस का, हर केस आप सॉल्व कर लेंगे। तो सुनिए ध्यान से, जिस लेयर पे आपको निकालना है टोटल स्ट्रेस, जिस लेयर पे आपको निकालना है टोटल स्ट्रेस, उस लेयर के ऊपर की तरफ देखना। कहां देखना? ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ देखने का तो कोई मतलब भी नहीं है। लेयर 1 के नीचे जो सॉइल होगी वो थोड़ी ना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही होगी। हमको तो लेयर 1 पे स्ट्रेस निकालना है, तो लेयर 1 पे स्ट्रेस तो इसके ऊपर वाली सॉइल के कारण ही आएगा, नीचे वाली के कारण थोड़ी आएगा। भाई आपके शरीर में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पीठ पर किसका लोड आ रहा है, तो आपके कंधों का और आपके सर का आएगा। आपके पैर का लोड आपकी पीठ पर थोड़ी आएगा, है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं आपके कंधों पर किसका लोड आ रहा है, तो आपके कंधे पर आपके सिर का और गर्दन का ही लोड आएगा।
आपके हाथ का या आपके पैर का लोड आपके कंधे पर थोड़ी आएगा। तो अगर मैं लेयर 1 की बात कर रहा हूं तो लेयर 1 पर तो इसके ऊपर जो पोर्शन की सॉइल है उसी का वेट आएगा ना, लेयर 1 के नीचे वाली सॉइल का लेयर 1 पे कोई असर थोड़ी पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए, सुनिए, जिस लेयर पे मुझे निकालना है टोटल स्ट्रेस, मैं देखूंगा उस लेयर के ऊपर। जिस लेयर पे मुझे निकालना है टोटल स्ट्रेस, हम देखेंगे उसके ऊपर, और ऊपर देखते हुए आपको जो जो मटेरियल अपनी आंखों से दिखे, जो मटेरियल आपको अपनी आंखों से दिखे, उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करते चलना। ये 2 लाइन अगर आपने दिमाग में रख ली, टोटल स्ट्रेस का कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। जिस लेयर पे निकालना है हमको टोटल स्ट्रेस, उस लेयर के ऊपर देखा हमने। ऊपर देखने में जो भी मटेरियल मुझे दिखेगा, मटेरियल शब्द बोल रहा हूं किसी कारण से, जो भी मटेरियल मुझे दिखेगा उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करते चलना, आ जाएगा आपके पास टोटल स्ट्रेस। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे लेयर 1 पर निकालना था टोटल स्ट्रेस, लेयर 1 के ऊपर मैंने देखा, यहां पर दिखी मुझे Z थिकनेस की सॉइल हैविंग अ डेंसिटी ऑफ गामा। तो मैंने क्या किया भैया, लेयर 1 से ऊपर देखना चालू किया। जैसे ही मैंने लेयर 1 से ऊपर देखा तो मुझे गामा डेंसिटी की सॉइल दिखी। कितनी थिकनेस की, Z थिकनेस की। तो मैं जो मटेरियल मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है उस मटेरियल की डेंसिटी को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा टोटल स्ट्रेस। दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस। ये तो बहुत सिंपल सा केस था। अभी कॉम्प्लेक्स करूंगा मैं इन केसेस को, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा। आप देखेंगे हर क्वेश्चन का जवाब आपको इसी स्टेटमेंट से मिल जाएगा जो मैंने आपको बोला है। जिस लेयर पे टोटल स्ट्रेस निकालना है उसके ऊपर देखिएगा, आपको उस लेयर के ऊपर जो जो मटेरियल दिखते जाएं उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करते चलिएगा, बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूं मैं इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिएगा, ये रहा मेरा ग्राउंड लेवल, ये एक सॉइल है और इसके बीच में एक दूसरी सॉइल ये भी है। Z1 थिकनेस की एक सॉइल है जिसकी डेंसिटी गामा 1 है। Z2 थिकनेस की एक दूसरी सॉइल है जिसकी डेंसिटी गामा 2 है। मैंने आपसे कहा, अब चलिए एक एक काम करते हैं अपन इसमें। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस लेयर पे भी टोटल स्ट्रेस निकाल के दो, लेयर 2 पर भी टोटल स्ट्रेस निकाल के दो, और लेयर 3 पर भी टोटल स्ट्रेस निकाल के दो। लेयर 1 पर भी टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मुझे चाहिए, लेयर 2 पर भी टोटल स्ट्रेस की वैल्यू मुझे चाहिए, और लेयर 3 पर भी मुझे टोटल स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। चलिए जरा जो स्टोरी मैंने आपको बोली थी 2 लाइन की, उस स्टोरी को जरा मन में बोलते चलो और लेयर 1 पर आने वाला टोटल स्ट्रेस बताओ। लेयर 1, जिस भी लेयर पे आपको टोटल स्ट्रेस निकालना है आप उसके ऊपर ही देखोगे, नीचे नहीं देखने का काम है अपना, अपन ऊपर ही देखेंगे हमेशा। जिस लेयर पे निकालना उसके ऊपर देखिए, ऊपर देखने पर जो भी मटेरियल आपको अपनी आंखों से दिखे उस मटेरियल की डेंसिटी से उस मटेरियल की थिकनेस को मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपके पास टोटल स्ट्रेस। तो लेयर 1 पर, मुझे लेयर 1 पर टोटल स्ट्रेस चाहिए था, मैंने लेयर 1 के ऊपर देखा तो लेयर 1 के ऊपर तो कुछ दिखा ही नहीं मुझे। लेयर 1 के ऊपर तो हवा है ना, हवा की डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है, तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तो द टोटल स्ट्रेस एट लेयर 1 विल बी इक्वल टू 0। आपके सर के ऊपर में कौन सा स्ट्रेस आ रहा है? आप जैसे जैसे शरीर से नीचे जाते जाओगे कंधों पर सर का लोड आएगा, कमर पर पेट का, पीठ का, कंधे का, सर का लोड आएगा, पैर पर पूरे शरीर का लोड आएगा। तो लेयर 1 के ऊपर तो मिट्टी थी नहीं, लेयर 1 के ऊपर तो हवा थी, काहे का स्ट्रेस आता लेयर 1 पे, है ना। तो लेयर 1 पर कंसेप्ट वही चल रहा है, जिस लेयर पे निकालना है उस लेयर के ऊपर देखिएगा,
जो भी मटेरियल आपको अपनी आंखों से दिखे उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल स्ट्रेस। तो लेयर 1 पर टोटल स्ट्रेस की बात हुई तो भैया लेयर 1 के ऊपर मैंने देखा कुछ दिखा ही नहीं तो मैंने 0 बोल दिया, सही है। अब लेयर 2 पे आइए, लेयर 2 पर आने वाला टोटल स्ट्रेस, लेयर 2 पर आने वाला टोटल स्ट्रेस क्या होगा, तो मैंने वही स्टोरी दोहराई, जिस लेयर पे निकालना था उसके ऊपर देखिएगा, उस लेयर के ऊपर जो भी मटेरियल आपको अपनी आंखों से दिखे उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देना। तो लेयर 2 पर मुझे निकालना था टोटल स्ट्रेस, मैंने लेयर 2 के ऊपर देखा, तो लेयर 2 के ऊपर मुझे गामा 1 डेंसिटी की एक सॉइल दिखी जिसकी थिकनेस Z1 थी। तो जो भी मटेरियल आपको दिखा उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आपके पास टोटल स्ट्रेस की वैल्यू एट लेयर नंबर 2। ठीक यही काम मैं करूंगा लेयर नंबर 3 के लिए, कि अगर कोई मुझसे बोले कि भाई लेयर नंबर 3 पर भी टोटल स्ट्रेस निकाल दो, तो लेयर नंबर 3 से मैंने ऊपर की तरफ देखा, जो जो मटेरियल मुझे दिखता जाएगा, जब तक दिखता जाएगा, हर उस मटेरियल की डेंसिटी को उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लेयर 3 से ऊपर देखा तो मुझे दिखा गामा 2 डेंसिटी का एक मटेरियल जिसकी थिकनेस Z2 थी, और ऊपर नजर गई तो मुझे गामा 1 डेंसिटी का एक दूसरा मटेरियल दिखा ऑफ थिकनेस Z1। ये आ गए मेरे टोटल स्ट्रेस एट लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। ये तरीका होता है। अभी खैर बहुत ही सिंपल केसेस थे ये, अभी तो इसमें वाटर टेबल भी ले आएंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन आई होप ये आपको समझ में तो आ गया होगा कि टोटल स्ट्रेस निकाला कैसे जाता है। अब ये जो टोटल स्ट्रेस आया है, इस टोटल स्ट्रेस का एक हिस्सा पानी के पास जा रहा होगा, एक हिस्सा सॉलिड्स के पास आ रहा होगा। पानी के पास जो हिस्सा जाएगा दैट विल बी नोन एज द पोर वाटर प्रेशर, और सॉलिड्स के ऊपर में जो स्ट्रेस जाएगा दैट विल बी नोन एज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी मैं कोई आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं, सिर्फ एक ओवरव्यू सुनिएगा जरा, बाकी डिटेल में तो बात हम अगले लेक्चर में ही करेंगे। अभी एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस के चैप्टर का। एक बार इफेक्टिव स्ट्रेस का बेसिक आपको समझ में आ जाए फिर डिटेल में डिस्कशन बाद में होता रहेगा। देखिएगा, मैंने आपसे कहा सिग्मा मेरे पास है टोटल स्ट्रेस, सिग्मा इज द टोटल स्ट्रेस, तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं टोटल स्ट्रेस ऑन सॉइल, टोटल स्ट्रेस ऑन द सॉइल will be equal to stress carried by water, that will be equal to stress carried by water plus stress carried by solids present in the soil। यही लिखा। टोटल स्ट्रेस को चलिए मैं लिख रहा हूं सिग्मा से, टोटल स्ट्रेस को मैंने लिखा सिग्मा से। द स्ट्रेस कैरीड बाय द वाटर इज नोन एज पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को मैं आगे जाके डिनोट करूंगा स्मॉल यू से, दिस इज द नोटेशन फॉर पोर वाटर प्रेशर, प्लस द स्ट्रेस कैरीड बाय द सॉलिड मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस, इसको डिनोट करूंगा सिग्मा डैश से, इट विल बी डिनोटेड बाय sigma dash। So the total stress is equal to pore water pressure plus effective stress। Total stress will be denoted by sigma, pore water pressure will be denoted by u and effective stress will be denoted by sigma dash। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो कि पूरे चैप्टर में, आगे के भी सारे चैप्टर्स में यही स्टैंडर्ड नोटेशंस आपके चलने वाले हैं। अब मजेदार बात यह है कि टोटल स्ट्रेस तो चलो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीकों को यूज करके हम टोटल स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट करते रहेंगे। लेकिन अगर बात पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस की हो रही तो एक बात जरा गौर से सुनिएगा, आज तक के इतिहास में इफेक्टिव स्ट्रेस को डायरेक्टली निकालने का कोई तरीका अवेलेबल ही नहीं रहा। यू कैनॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, आज तक कोई फॉर्मूला ही नहीं बना जो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के दे दे। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये काम करेंगे
कि हम टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और इस टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमारे पास टोटल स्ट्रेस कितना होगा ये हम निकाल लेंगे, पोर वाटर प्रेशर कितना होगा ये निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो जो हिस्सा बचा होगा, जो बचा हुआ रिजल्ट मिलेगा मुझे, वो रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेस। इस इक्वेशन के अलावा इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने का कोई भी तरीका हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे टोटल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा और पोर वाटर प्रेशर निकालना पड़ेगा। एक बार टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ जाए, पोर वाटर प्रेशर की वैल्यू आ जाए, दोनों को माइनस करूंगा, जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि टोटल स्ट्रेस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है। आगे कई सारे केसेस को डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। हम टोटल स्ट्रेस निकालना भी सीखेंगे, पोर वाटर प्रेशर भी निकालना सीखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इफेक्टिव स्ट्रेस की हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस के आगे के कंसेप्ट के साथ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है चैप्टर का। अगले लेक्चर से हम इफेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर डिफरेंट केसेस। तो मिलिए अगले लेक्चर में इफेक्टिव स्ट्रेस के नए कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।